हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्मी नर्सिंग 2024 के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको मिलने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों प्रकार के पोर्शन को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि जो पीछे आर्मी जो एग्ज़ाम हुई है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का सारा सिलेबस जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो जुड़िए क्लास के साथ में और जानिए पहला क्वेश्चन धमाकेदार जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। टिटेनस के लिए जो टीका लगता है वो किसका होता है? बीसीजी का, डीपीटी का होता है, एमएमआर का होता है, टीएवी का होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा करने वाले हैं आप? आंसर देने का प्रयास कीजिए। टिटेनस के लिए कौन सा टिक्का लगता है? तो दोस्तों याद रखना, डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो, डीपीटी जो है वो डिफ्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस 3 रोगों का सामूहिक टिक्का माना जाता है। तो टिटेनस के लिए कौन सा टिक्का काम आता है? डीपीटी का टिक्का काम में आता है। चलो जुड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बीसीजी का टिक्का किस रोग की रोकथाम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बीसीजी का टिक्का किस रोग की रोकथाम करता है? क्षय रोग की, डिफ्थीरिया की, हैजा की, मिजलस की। 4 आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं। बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है? तो दोस्तों याद रखना, बीसीजी का जो टिक्का होता है वो क्षय रोग, और क्षय का मतलब कौन सा? टीबी रोग जो होता है उसका निदान करने का काम है करता है। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से वयस्क जो व्यक्ति हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है, रक्तस्राव हो जाता है, ओस्टियोमेलेसिया हो जाता है, या पेलेग्रा रोग हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। विटामिन से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो बड़े गौर से समझ करके फिर आगे एग्जाम तक जाना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? याद रख लेना, ओस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती है, तनिक से चोट लगने पर टूट जाती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और देखो, नियासिन, विटामिन B5 और कुछ किताबें उसको B3 भी कह देती हैं, याद रख लेना, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। बिल्कुल। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर फिर से धमाकेदार दिखा। सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है? यानी सबसे लंबी कोशिका की बात कर गया अगला। तो देखो, विषाणु कोशिका, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, तंत्रिका कोशिका। बताइए सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप पहुंच गए होंगे। 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो प्राणी की सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखो, आपको ये ध्यान देना है, कोशिका सिद्धांत। पहले तो आपको बता देते हैं, कोशिका सिद्धांत स्लीडन और समान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक तो आपको ये याद रखना है, स्लीडन और समान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था, और विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का आधुनिक मॉडल जो था वो प्रस्तुत किया था। बिल्कुल। अब ये कह रहा है कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जीवाणु कोशिका, शैवाल, विषाणु, क्लोरेला। ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको बताना है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करने वाला इनमें से कौन है। तो दोस्तों भूल मत जाना, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जो होता है उसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती? बिल्कुल, किसके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक। 4 ऑप्शन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है? बिल्कुल, तो याद रखना, जो वायरस होता है उसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। वनस्पति कोशिका की मध्य पटलिका के मुख्य घटक कौन से हैं? देखो, कोशिका भित्ति की बात कर रहा है अगला। मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, या फिर मरकरी होता है? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको यह बताना कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है उसकी मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो दोस्तों याद रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिका की मध्य भित्ति कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो। अच्छी तरीके से आपको याद रख करके एग्जाम में जाना है, और ये दर्शन देने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण का दूसरा नाम मैं बता देता हूं आपको, ऑक्सीसोम होता है। दोस्तों हिंट मैं बता देता हूं, ये जो ऑक्सीसोम कण होते हैं, F1 कण होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ऊर्जा को ATP के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े और आप पहुंच जाइए कि ATP के रूप में ऊर्जा का स्टोर करने का काम कौन करता है। तो पहला कहता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, ग्रेना की कलाओं पर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ या रुक्ष कला होती है उसके ऊपर।
तो दोस्तों याद रखना F1 पार्टिकल पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर या इनर मेम्ब्रेन पर, जिसको किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और फिजिक्स के केवल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सार संग्रह आपके लिए रखा गया है। तो देखो समसूत्री विभाजन की खोज करने वाला कौन था? फार्मर मूरे था, वाटसन था, फ्लेमिंग था, डाल्टन था। बताओ, 4 ऑप्शन आपके ऊपर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताओ करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों याद रखना इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, और यदि अर्धसूत्री पूछ ले तो फार्मर व मूरे ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने। तो 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है साइटोकाइनिन के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा, एफसीसी अम्ल के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा। याद रखना दोस्तों प्लांट हार्मोन जो है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है हर शिफ्ट के अंदर। तो आपको 5 महत्वपूर्ण हार्मोन्स नजर आने वाले हैं, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्जिन, एफसीसी अम्ल और इथाइलिन। घोल करके पी लेना इन क्वेश्चनों को, एग्जाम में पक्का पक्का आने वाले हैं ये। तो कोशिका विभाजन की बात कर रहा तो 1 नंबर ऑप्शन पे चले जाना। साइटोकाइनिन वह प्लांट हार्मोन होता है जो पादप में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर अपना 10 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? लाइसोसोम को और क्या कह सकते हो? आत्मघाती थैली कह सकते हो, ऑक्सीकारक एंजाइम कह सकते हो, स्पिरोसोम कह सकते हो, ऑटोफेकिक वैक्यूल कह सकते हो। 4 ऑप्शन आपके ऊपर मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेखित पेशियां होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, दोनों प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका होती हैं। रेखित पेशियां, मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो रेखित पेशी को ही कहा जाता है ऐच्छिक पेशी। कौन सी पेशी कहा जाता है? ऐच्छिक। एक बात और याद रख लेना, इस पेशी को कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे कायिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, इसे फेजिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल गए। अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को सुनना है, आंसर को सुनना है, फिर याद रखना है। तो रेखित पेशी ऐच्छिक होती है, कंकाली होती है, कायिक होती है और फेजिक प्रकार की पेशी होती है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। हड्डी को हड्डी या अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है लिगामेंट, कंडरा, रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक। 4 ऑप्शन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीका का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको ये बताना है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रख लेना 1 नंबर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा यानी लिगामेंट। और दोस्तों लिगामेंट को हिंदी में स्नायु के नाम से जानते हैं। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट या स्नायु कहलाती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, कंडरा किसको जोड़ता है? अब देखो याद रखना, अस्थि को अस्थि तो अभी पढ़ने सर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका तो क्या होता है? लिगामेंट होता है। अस्थि को पेशी, पेशी को पेशी, पेशी को तंत्रिका। तो ये याद रख लेना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाली संरचना को कंडरा कहते हैं। और कंडरा को किसके नाम से जानते हैं? आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, इसको टेंडन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? टेंडन के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, भुजाओं एवं पादों में पाए जाने वाली पेशी कौन सी है? बिल्कुल, भुजाओं का मतलब हाथ और पादों का मतलब पैर। हाथ पैर में पाई जाने वाली पेशी रेखित होती है, हृदय पेशी होती है, तंत्रिका पेशी होती है, कंकालीय पेशी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। तो याद रखना कंकालीय पेशी होती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अग्रपाद की अस्थि है? अग्रपाद का मतलब हाथ की अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, टार्सल, ह्यूमरस। 4 ऑप्शन आपको फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ इसमें से अग्रपाद की कौन सी अस्थि है? तो दोस्तों याद रखना टीबिया, फीमर और टार्सल जो होती है ना, ये तीनों तो पश्चपाद की हैं। कौन से पाद की? पश्चपाद की। हमें अग्रपाद की बात करा तो ह्यूमरस हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12, 10,
14, 11। बताइए कि मानव शरीर में पसलियां कितनी पाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना, मानव के शरीर में 24 पसलियां पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? देखो क्या कह रहा है अगला, 206, 639, 100, 312। बताओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो याद रख लेना 639 होती हैं दोस्तों। कितनी होती है? 639, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा डीपली मैं यदि जाना चाहूँ तो याद रखना, इसमें से 400 तो होती है रेखित प्रकार की पेशी और 239 होती हैं अरेखित प्रकार की। और इन 400 में से 180 जो पेशियाँ होती हैं सर्वाधिक किस में पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं दोस्तों, पीठ में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो पेशी होती है उसका नाम ग्लूटियस है। और सबसे छोटी पेशी जो होती है वो कान में पाई जाती है, स्टिपिडियस। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है, रेनिन है, टाइलिन है, या इसके बाद में आप कह सकते हो पेप्सिन है। 4 ऑप्शन फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। बताओ क्या करने वाले हो, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो याद रख लेना, टाइलिन एंजाइम है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइलिन यदि ऑप्शन में नहीं आए दोस्तों तो याद रखना इसकी जगह एमाइलेज भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एमाइलेज। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मानव में दंत सूत्र होता है, मनुष्य के मुख में जो दांत पाए जाते हैं उनका सूत्र क्या होता है? तो 21-22 बटा 21-22, 22-13 बटा 22-13, 21-23 बटा 21-23, 23-12 बटा 23-12। बताइए। तो याद रखना इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 21-23 बटा 21-23 होता है। और यदि शिशु में पूछ लेना दोस्तों तो 20-12 बटा 20-12 हो जाएगा, कर देना इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। बताओ, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चौथा तो ऑप्शन है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं कह रहा अगला। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों याद कर लेना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, अनुमस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको ये बताना कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया मैंने सेरिब्रम, और सेरिब्रम प्रमस्तिष्क को ही कहते हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग होता है जो सोचने, समझने, जानने, परखने, अवलोकन करने, आविष्कार करने, पढ़ने, याद रखने, सीधी सी बात है कि दिमाग संबंधी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनका नियंत्रण व नियमन किसके द्वारा किया जाता है? प्रमस्तिष्क के कारण, प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और यह वही भाग है जिसके कारण से जंतु जगत का मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिशील जीव माना जाता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत किसको मानते हैं? शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या फिर विटामिन को? बताओ, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं दोस्तों? याद रखना, वसा को मानते हैं, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब 1 ग्राम जो वसा होती है वो टूटती है तो कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो दोस्तों याद रख लेना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 किलो कैलोरी। और यदि करेक्ट बताएं तो 9.3 किलो कैलोरी तो होती है वसा से, इसके बाद में 4.2 किलो कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट से, और सबसे कम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? फैट से प्राप्त होती है। हालांकि हम सबसे अधिक किसको ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं।
अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, जीरोफथेलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जीरोफथेलमिया जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों खोपड़ी में फिट कर लेना, विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार तरीके को टॉपिक को शामिल किया गया इंडियन आर्मी के अंदर। तो या नर्सिंग वाले बच्चे बड़े गौर से समझेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ से प्रश्न पक्का पक्का आने वाला है। विटामिन बी, सी, ए और ई, आपको 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, ये सब ने पढ़ा है, रतौंधी जिसको ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। तो देखो इसी को क्या कहा जाता है? जीरोफथेलमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड्रोजन का स्रावण कौन करता है? वृषण में स्थित लेडिंग कोशिकाएं करती है, या फिर अंडाशय करता है, पीनियल ग्रंथि करती है, प्लेसेंटा करता है। 4 ऑप्शन फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे। धमाकेदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको नजर आया। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? याद रखना दोस्तों, वृषण के अंदर पाई जाने वाली अंतराली कोशिका, जिसको अंग्रेजी में लीडिंग कोशिका बोलते हैं दोस्तों, वो क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है और उसी को क्या कहा जाता है? एंड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पृष्ठ के लंबवत आरोपित बल को क्या कहते हैं? ये कोई पृष्ठ आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। इसके ऊपर हम लंबवत बल लगा रहे हैं। तो इस विधि को क्या बोलेंगे हम? दाब बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे, संवेग बोलेंगे, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। बताओ इस 27 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं? पृष्ठ के लंबवत आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रख लेना, इसको हम प्रणोद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रणोद। और यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइड में लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो बात करते हैं वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, पहला नियम है, दूसरा नियम है, या ग्रेविटेशन फोर्स है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है। बताओ वह नियम जो बल को परिभाषित करता है। याद रख लेना दोस्तों, जो न्यूटन की गति का पहला जो नियम है, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, वो बल को परिभाषित करने का काम करता है। एफ बराबर हम क्या जानते हैं? एम ए। एफ बराबर हम क्या जानते हैं? एम ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सर्पी घर्षण बल जो होता है, देखो सर्पी घर्षण बल से लोटनी घर्षण बल की तुलना की गई है। और अगला ऑप्शन में क्या दे रहा है? बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा बड़ा होता है। सर्पी घर्षण से लोटनी बल की बात कर रहा है। तो याद रखना, सर्पी घर्षण से लोटनी बल जो होता है ना, वो बहुत कम होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। यदि बैरोमीटर में पारा यकायक गिर जाए या कम हो जाए तो संभावना किसकी होगी? मौसम साफ रहने की रहेगी, ओले पड़ने की होगी, मौसम ठंडा रहेगा, आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। बताओ भाई दोस्तों क्या करने वाले हो? यदि बैरोमीटर जो है उसमें पारा एकाएक कम हो जाए तो क्या होगा? यदि याद रखना बैरोमीटर के अंदर पारा अचानक गिर जाता है तो निश्चित रूप से आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। यानी यहाँ पर द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। लगा लो 5 स्टार, और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन दर्शन देने वाला है। किलोग्राम, न्यूटन, कैलोरी और डिग्री। बताइए ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। चलो बात करते हैं वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है? -40, +40, -34, +34। बताओ चारों में से कौन सा करेक्ट होने वाला है? जब किस की बात करें, डिग्री सेल्सियस की बात कर ले और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर ले, दोनों के लिए बराबर हो। तो दोस्तों याद रखना -40 कितना हो जाएगा? -40। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या फिर अनंत होती है? यदि ये क्वेश्चन आपको मिले तो कमेंट में बताओ कि आप इसका क्या उत्तर करने वाले थे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या संभावना जता रहे हो आप? तो बिल्कुल इसमें याद रख लेना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान होता है अनंत। यानी यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। महिला की आवाज़, स्त्री की आवाज़ प्राय पुरुष की आवाज़ से तीखी होती है क्योंकि इसका निम्न गुण अधिक होता है। कौन सा?
तारत्व, आयाम, वेग, लेमडा, लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य। बताओ चारों में से किस का मान अधिक होने के कारण से महिला की आवाज़ पुरुषों की तुलना में तीखी पतली होती है? तो याद रखना तारत्व अधिक होता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 नंबर ऑप्शन। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन मोबाइल पर दिख रहा है आपको। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? बिल्कुल, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ag, Au, As, Gd। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखो गोल्ड का रासायनिक प्रतीक होता है Au, और ये एक लैटिन भाषा के शब्द से बना जिसका नाम होता है ओरम। किस भाषा का शब्द है? ओरम, लैटिन भाषा का शब्द है, तब वहाँ से आ गया गोल्ड। वैसे गोल्ड को हम कैसे लिखते हैं? GOLD लिखते हैं, सोना को। तो यहाँ पर GO होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों लैटिन शब्द है ओरम, और ओरम से आया गोल्ड। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। NH42SO4 का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम सल्फर ऑक्साइड। बताइए इसके अंदर आप क्या आंसर करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रासायनिक किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको करना है 1 नंबर ऑप्शन, अमोनियम सल्फेट है दोस्तों। ये NH42SO4 जो लिखा हुआ है ना, ये अमोनियम सल्फेट है। अब आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा धमाकेदार क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध है, नेपच्यून है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो याद रखना सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के कौन से ग्रह की विशेषता है कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? बिल्कुल, बाकी जो ग्रह है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, उनमें से एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो 4 में से कौन सा हो सकता है? शुक्र, शनि, बुध, मंगल। बिल्कुल 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 दोस्तों, याद रखना शुक्र ग्रह जो होता है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बिल्कुल याद रख लोगे। यहाँ पर बुध ग्रह जो वो सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल। और मंगल ग्रह जो होता है ना, मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं मंगल ग्रह के ऊपर, इस कारण इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह जो है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह वाला शनि ग्रह है। तो याद रख लेना इसका 38 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन शुक्र ग्रह है। अब आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से 3 तो ईंधन है, एक ईंधन के रूप में काम में नहीं आता। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। बताओ इसमें क्या करने वाले हैं आप? बिल्कुल याद रखना 4 नंबर ऑप्शन होगा इसके अंदर। हीलियम जो होता है वो ईंधन नहीं होता, बाकी तीनों को किसके रूप में काम में लेते हैं? ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन, टेलीविज़न, टीवी का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ने, JL बेरिड ने, RA मिलिकन ने, लुइस ब्रेल ने। बताओ टेलीविज़न का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना JL बेरिड नामक वैज्ञानिक था। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना कि रेडियो का आविष्कार करने वाला कौन था। बिल्कुल। अब 41 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? डाल्टन था, आवोगाद्रो था, पास्कल था, न्यूटन था। बताओ परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले ये बात किसने बताई थी कि परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो याद रख लेना डाल्टन नामक वैज्ञानिक था। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर काम करती है? अष्टक सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, स्तर अनुपात के नियम पर, या ऑफ बाउ का सिद्धांत है उसके ऊपर? एक केमिकल जो रिएक्शन होती है, जो बैलेंस रिएक्शन होती है, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम पर काम करती है। यानी कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं ना, उनमें भाग लेने वाले परमाणु की संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संरक्षण उनका द्रव्यमान बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बताओ नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं आप? तो दोस्तों याद रखना कॉपर सल्फेट को कहा जाता है नीला थोता, और सूत्र हो जाएगा CuSO4। बिल्कुल। और कंप्लीट लिखना चाहो तो CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेट के रूप में। तो यहाँ पर एक A नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 44 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताओ। NaOH, Na2CO3, NaHCO3 और CaOH2। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि धोने का सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों याद कर लेना, इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं। और यदि दोस्तों कंप्लीट यदि इसका सूत्र लिखना चाहो ना, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये जो ऊपर NaOH लिखा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और नीचे डी नंबर ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इतनी सारी जानकारियां आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही हैं। तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। अंगूठे में दर्द नहीं हो रहा है, लाइक कर दीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तेजाब का मूल रसायन किसे कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। बताओ इसमें करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं? तेजाब का मूल रसायन किसे माना जाता है? बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो दोस्तों इसके अंदर जो बी ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन देखो करेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। बी ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना, साइड में लिख देता हूँ मैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब का मूल रसायन कहते हैं दोस्तों, H2SO4 को। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तांबा, जस्ता, लिथियम, लोहा। इन चार ऑप्शन में सबसे हल्का धातु तत्व किसे माना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए लिथियम के बारे में। तो यहाँ पर अपना ये जो ऑप्शन है थोड़ा इन पर थोड़ा गौर कर लेना। सी नंबर ऑप्शन जो है लिथियम, जिसका प्रतीक Li होता है दोस्तों, जिसका प्रतीक क्या होता है? Li, यानी लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। रेडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पियरे व मैडम क्यूरी था, क्लेप्रोथ था, रदरफोर्ड था, थॉमसन था। बताओ रेडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना पियरे व मैडम क्यूरी थी। एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और या अब आपको कमेंट में ये बताना है थॉमसन ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था। अब 48 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चार ऑप्शन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे अधिक चालक कौन है उसके बारे में बात करनी है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करने वाले हैं? विद्युत चालकता की बात कर रहा है। देखो डी ऑप्शन को तो काट दो, लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। अगला सुचालकता की बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन तो गया। इसके बाद देखो हीरा की बात करें, हीरा खुद कुचालक है तो ये भी गया। बचे आपके पास में दो, ग्रेफाइट और चांदी। चांदी को दोस्तों सबसे अधिक किस पदार्थ की विद्युत चालकता? तो चांदी की विद्युत चालकता इन तीनों चारों में सर्वाधिक मानी जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करो 49 नंबर क्वेश्चन की। एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा खनिज काम में लेते हैं? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट। बताओ एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम किस खनिज को काम में लेते हैं? आप क्या करने वाले हैं? तो देखो दोस्तों इसके अंदर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बॉक्साइट को काम में लेते हैं। अब आपको बताना है हेमेटाइट क्या है, लिग्नाइट क्या और मैग्नेटाइट क्या है। अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। टीयर गैस यानी अश्रु गैस के नाम के रूप में किसको काम में लेते हैं? अमोनिया को काम में लेते हैं, क्लोरीन को काम में लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही हैं और डी कहता है नहीं दोनों ही गलत हैं। तो बताओ आप 50 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर करने वाले हैं? अश्रु गैस के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो दोस्तों याद रखना, यदि अकेला अमोनिया मिल जाए तो भी करना है एग्जाम में, अकेला क्लोरीन मिल जाए तो भी करना है, और दोनों मिल जाए तो सी ऑप्शन करना है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अमोनिया और क्लोरीन को काम में लिया जाता है। इस प्रकार से आर्मी नर्सिंग एग्जाम के लिए इस
राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइंस के आपको धमाकेदार 50 क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन कैसे रहे दोस्तों, इनमें से आप कितना ठीक कर पाए, आपके कितने राइट हुए, सारी बातें आपको कमेंट में बतानी है और कमेंट में ये भी बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के लिए, तब तक क्लास को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़िएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।